चलो फिर से आपको आज पूरा क्लास कंसंट्रेट होके एकदम जो मैं करने जा रहा हूँ देखने हैं। और इसके बाद जो है सो कि जहाँ दिक्कत होगा आपको बोलने हैं, मैं खुद ही आपसे पूछ लूँगा। यहाँ से हम लोग प्रेशर का वो रेंज निकालते थे जिसमें कोई लिक्विड सॉल्यूशन जो है सो कि लिक्विड फेज में मिलता था और वेपर फेज में मिलता था। ये जो हमारा पीटी हुआ करता है, ये जो हमारा पीटी हुआ करता है, ये वाला, ये वो प्रेशर होता है जिसके बाद अगर इससे ज़्यादा अगर प्रेशर लगा दोगे तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको लिक्विड फेज में मिलेगा। और ये हम लोग एक्स ए और एक्स बी कब इस्तेमाल करते थे? जब ऑलमोस्ट हम ये मान के चलते थे कि पूरा जो सॉल्यूशन है वो लिक्विड फेज में है, द्रव अवस्था में। और जब कोई सॉल्यूशन पूरा वेपराइज हो जाता है तो उस टाइम जो वेपर के फॉर्म में जब ए कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन होता है, कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन होता है, वाई ए वाई बी, ए का मोलन्स बी का मोलन्स, तो उस टाइम जो प्रेशर निकालते हैं जो वो लोएस्ट प्रेशर होता है, जिसके बाद अगर प्रेशर आप कम कर दोगे तो पूरा का पूरा सोल्यूशन आपको वेपर फॉर्म में मिलेगा। वो पीटी यहाँ से मिलता है। आई होप ये चीज़ क्लियर होगा। तो रेंज फाइंड आउट करने के लिए ये काम हम लोग कर रहे थे। तो वो ग्राफ ये था हम लोगों का, कुछ ऐसे हम लोग समझ रहे थे कि अगर हम लोग यहाँ पे मोल फ्रैक्शन को दिखाते हैं, जो कंपोजिशन होता है हमारा, वहाँ मोल फ्रैक्शन को दिखाते हैं, जेड ए बराबर 0, इधर हम लोगों का क्या होता है, जेड ए बराबर 1। तो इसका जो जब ए का मोल फ्रैक्शन 0 होगा, प्योर फॉर्म में बी होगा, तो उसका अपना एक प्योर प्रेशर होगा और उसको हम लोग क्या कहते हैं, पी वी नॉट। याद है आपको? वैसे ही जब इधर ए 1 होगा, अगर यहाँ पे ये ए 0 है तो बी कितना होगा, 1 होगा। आप चाहो तो लिख भी सकते हो, जेड बी बराबर क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। यहाँ आप लिख सकते हो जेड बी बराबर 0 लिख सकते हो। मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ एक बार, और कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे जो है सो कि ये पी बी नॉट, क्यों, यहाँ जेड भी देखो कितना है, 1, जेड ए 0 है, तो प्योर फॉर्म में ही होगा, पूरा का पूरा बी वाला होगा, तो उसका एक अपना, और वो जो प्योर वेपर प्रेशर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पी वी नॉट बोलेंगे। वैसे ही जब ये सॉल्यूशन के अंदर एक कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन 1 हो जाएगा, बी का 0 हो जाएगा, तो इसका प्योर वेपर प्रेशर मिलेगा ए का, जिसको हम किससे दिखाएंगे, पी ए नॉट से। और इन दोनों के बीच हम लोग जो है सो कि ग्राफ खींचे थे। इस तरह का काफ़ी सारा सॉल्यूशन लेकर के मैंने समझाया था पिछले क्लास में, ठीक है, कि अलग अलग कंपोजिशन का आप बहुत सारे सॉल्यूशन लेकर के जब आप पीटी फाइंड आउट करते हो, ये दोनों पीटी आप फाइंड आउट करते हो, तो अलग अलग कंपोजिशन का जब ये पीटी फाइंड आउट करते हो तो उससे आपको यहाँ पे ग्राफ मिलता है, और वो ये वाला ग्राफ होता है। याद आया आपको? आया ना? और ये मैंने बताया था कि अगर अगर कोई लिक्विड प्योर फॉर्म में है, यहाँ पे तो मैं कह सकता हूँ कि बी जो ए जो है प्योर फॉर्म में है, क्योंकि ध्यान से देखो ये बी क्या है, 0, ए का मोल फ्रैक्शन क्या है, 1, तो यहाँ पे ये तो 0 है, तो प्योर फॉर्म में जब कोई रहता है तो अगर इसका प्योर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में पी ए नॉट है किसी टेम्परेचर पे, तो अगर प्रेशर इससे ज़्यादा कर दो, इससे प्रेशर अगर हाई कर दो, तो कौन से फेज में मिलता है, ये लिक्विड फेज में मिलता है, द्रव अवस्था में मिलता है। किसे मिलता है? वो सॉल्यूशन द्रव अवस्था में मिलता है। अगर इससे प्रेशर लो कर दो तो किससे मिलता है, वो गैसीय अवस्था में मिलता है, गैसियस फेज में मिलता है, वेपर फेज में मिलता है। हाँ या ना? वैसे ही सोच के देखो, इसके लिए अगर आप कंडीशन लेके चलो, इसके लिए सोचो, तो जब ये प्योर फॉर्म में होगा कोई लिक्विड बी, तो इसके लिए क्या होगा बताओ? अगर ये जो प्रेशर है इसका वेपर प्रेशर, इससे अगर प्रेशर ज़्यादा कर दोगे तो किस फॉर्म में मिलेगा, द्रव। और इससे अगर लो कर दोगे तो क्या मिलेगा, गैसीय अवस्था में वाष्प, पूरा का पूरा वेपराइज मिलेगा, अगर वो प्योर फॉर्म में है तो। लेकिन अगर ए और बी का मिला हुआ बीच में कोई कंपोजिशन है, तो वहां पे हमको प्रेशर के एक वैल्यू के ऊपर नीचे लिक्विड और गैसेस फेज नहीं मिलते, वहां हमको प्रेशर का क्या मिलता है, एक रेंज मिलता है। क्या मिलता है? तो वही जो है सो कि आप क्या करते हो कि एक ऊपर वाले पीटी का जो इक्वेशन है हमारा, पी ए नॉट एक्स ए, या एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी
पीवी नॉट, वहां से आप अलग अलग कंपोजिशन के सॉल्यूशन का आप जब पीटी फाइंड आउट करते हो पहले वाले इक्वेशन से और सबको प्लॉट करते हो तो ये ग्राफ ऐसे बनता है। और दूसरा जो इक्वेशन था उससे ग्राफ हम लोगों ने बनाया था और वो ग्राफ थोड़ा सा ऐसे कर्व ऐसे जाता है। फिर मैंने बोला था कि इसको जो है सो कि आपको रीड करना है। रीड करने का ये मतलब हो गया कि अगर अब आपसे पूछा जाए कि जो है सो कि मैं आपको एक किसी कंपोजिशन का यहाँ पे मैंने आपको बोला कि देखो भैया मेरे पास एक से बराबर मैंने लिया 0.3, तो एक से अगर 0.3 है तो एक्स भी कितना हो जाएगा 0.7 हो जाएगा। तो अगर इस कंपोजिशन का मैंने एक सॉल्यूशन ले रखा है तो उसका वो प्रेशर का रेंज बताओ जिसके ऊपर जिससे ज़्यादा प्रेशर लगाए तो पूरा सॉल्यूशन लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, जिससे कम प्रेशर लगाए तो पूरा सॉल्यूशन वेपर फॉर्म में मिलेगा। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने आपको ये बात समझाई थी कि यहाँ से ऐसे आप पहले एक लाइन ऐसे कट कर लो। जब ऐसे लाइन ऐसे परपेंडिकुलर खींचोगे और ये जाएगा ऊपर की तरफ तो ये दोनों ग्राफ को, ये जो येलो वाला और ग्रीन वाला दोनों ग्राफ है, इसको यहाँ पे कट करेगा। अब ये जहाँ पे ये कट कर रहा है, ये वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है और ये वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है, यहाँ से आपको क्या करना है भाई, यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से करना था कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर इधर खींच लो, आप इधर कर लो चाहे उधर कर लो, दोनों प्रेशर का ही एक्सिस है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो यहाँ से जो है सो कि आप ऐसे परपेंडिकुलर एक ड्रॉ कर लो और फिर जो है सो कि आप एकदम ऐसा ही एक यहाँ से कर लो। आई बात समझ में? तो ये जो प्रेशर का वैल्यू यहाँ पे आएगा, अगर मैं बोल दूं कि ये हमारा P2 है, ये हमारा P1 है, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि इस कंपोजिशन का अगर आपने सॉल्यूशन ले रखा है, इस कंपोजिशन का अगर आपने सॉल्यूशन ले रखा था इनिशियली, तो इस प्रेशर के बाद वो सॉल्यूशन पूरा का पूरा लिक्विड फेज में मिलेगा और इस प्रेशर के नीचे वो पूरा का पूरा सॉल्यूशन गैसियस फेज में मिलेगा। और अगर इन दोनों के बीच का कोई प्रेशर है, इन दोनों के बीच का कोई प्रेशर है तो क्या होगा, वो लिक्विड फेज में मिलेगा और गैसियस फेज में मिलेगा, दोनों मिलेंगे, पूरा का पूरा वेपर फॉर्म में नहीं मिलेगा। आई बात समझ में? ठीक है। अब जैसे आपको मैंने एक हिंट्स करा था कि भाई देखो अगर आपको ये दिया होता है ग्राफ में क्या होगा ना कि आपको अगर इसका कंपोजिशन पता हो तो कुछ नहीं करना, वहां से एक परपेंडिकुलर ऐसा लाइन खींच दो, इन दोनों ग्राफ को काटेगा, उससे लेकर के प्रेशर पे चले जाओ, प्रेशर का आपको रेंज पता चल जाता है कि उस कंपोजिशन के लिए प्रेशर का रेंज क्या है जिसके बीच में लिक्विड फेज और गैसियस फेज मिलता है। समझ आया? कोई दिक्कत? लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर मेरे को किसी सॉल्यूशन का प्रेशर दिया हो, ठीक है, तो क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं? तो उसके करस्पॉन्डिंग मैंने बताया था कि आप प्रेशर से मोल फ्रैक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कि मैंने ऐसा कुछ बोला कि प्रेशर का रेंज आपको दिया हुआ है, ये P1 P2 का वैल्यू दिया हुआ है। अब इसका रिवर्स सोचो, इसी का उल्टा सोचो कि मैंने आपको ये बता दिया कि भैया देखो एक सॉल्यूशन है मेरे पास, अगर मैं उस सॉल्यूशन के ऊपर P2 से ज्यादा प्रेशर लगाता हूं तो वो मेरे को लिक्विड फेज में मिलता है। उल्टा, अब रिवर्स आ रहा हूं मैं, अगर प्रेशर P1 से इतना ATM से नीचे कर देते हो, जो भी है ATM टॉर जो भी यूनिट मान लो, मैं P1 बोल रहा हूँ, इससे अगर नीचे कर देते हो तो पूरा का पूरा वो गैस में मिलेगा। मतलब इसके बीच में, इन दोनों प्रेशर के बीच में वो लिक्विड फेज और गैसियस फेज दोनों मिलेगा, इसमें लिक्विड भी मिलेगा और गैसियस फेज दोनों मिलेंगे। अब अगर सवाल ऐसा पूछ दिया जाए किसी पार्टिकुलर प्रेशर पे इन दोनों के बीच का कोई प्रेशर हो, इन दोनों में कोई बीच का प्रेशर हो, ध्यान से सुनना, अब मैं ऐसे बीच में एक प्रेशर लेके आता हूं, प्रेशर का ये वैल्यू दे रहा हूं कि P1 और P2 के बीच का प्रेशर का कोई वैल्यू है, और फिर मैं आपसे पूछूं, सवाल को थोड़ा सा घुमा दिया जाए कि बताओ इस प्रेशर पे तो कंफर्म है कि वो सॉल्यूशन ना तो पूरा लिक्विड है ना ही पूरा वेपर है, अब तो ये प्रेशर उन दोनों के बीच का है, तो अब वो लिक्विड फॉर्म में भी होगा और गैसियस फॉर्म में भी होगा। कुछ जो सॉल्यूशन होगा वो वेपराइज हुआ होगा और कुछ सॉल्यूशन लिक्विड फॉर्म में होगा। इस प्रेशर की तो यही कहानी होगी। तो अगर इस प्रेशर पे अगर सॉल्यूशन का कुछ हिस्सा लिक्विड है कुछ हिस्सा गैसियस है, तो लिक्विड में कौन सा होता है, एक्स से एक्स भी, और गैसियस फेज में वाई ए वाई बी। तो आपको ये उल्टा फाइंड आउट करना है कि एक्स से वाई ए, एक्स से एक्स बी, वाई ए वाई बी कैसे फाइंड आउट करोगे। तो मैंने बोला था कि एक काम करो, यहां से जिस प्रेशर पे पूछा जा रहा है उसको पकड़ो और इस पे परपेंडिकुलर मतलब इसके पैरेलल खींच दो। जब खींचोगे तो फिर से ये जो ग्रीन वाला ग्राफ था, ये जो येलो वाला कर्व वाला ग्राफ है, ये दोनों कटेंगे। भैया जहां कटेंगे ना उन उन पॉइंट्स को जो है सो कि पहले इंडिकेट कर लो आप, ठीक है।
और फिर क्या करना है बताओ, इन पॉइंट्स को इंडिकेट करके, जैसे मैंने ये ब्लू से दिखा दिया इस तरीके से, और यहां से आपको क्या करना है, यहां से आपको करना है कि इस एक्सिस पे परपेंडिकुलर खींचना है, यहां पे ऐसे। ये आपका क्या देगा, ये आपका देगा एक्स, ये देगा वाई, एक्स भी नहीं देगा, ये वाई ए देगा। ध्यान से देखो, ये ग्रीन वाला जो ग्राफ है ना, ये किस से आया था, पहला वाला इक्वेशन से। ये येलो वाला किससे आया था, दूसरे वाले इक्वेशन से। तो ये किसके लिए है, जब पूरा सॉल्यूशन वेपराइज हो जाता है वो उसके कंपोजिशन के लिए होता है, वेपर्स वाला के लिए आया था ये वाला। तो ये हम लोग का देगा वाई ए, ये देगा एक्स से, तो एक्स से यहां से निकलेगा। तो अगर एक्स से ये देगा तो जो भी एक्स से का यहाँ से वैल्यू आएगा जो इस पे लिखा रहेगा, एक्स भी हम वन माइनस एक्स से करके निकाल लेंगे। इससे हमको वाई ए पता चलेगा, तो वन माइनस वाई ए करेंगे तो यहाँ से वाई भी पता चलेगा। इसी कारण से मैं यहाँ जेड ए दिखा रहा हूँ। कारण यही था कि सर ये एक्स ए है या एक्स बी है या वाई बी क्या है ये। तो सवाल है कि भाई आप डिपेंड करता है कि कौन से ग्राफ की बात कर रहे हो। अगर इस वाले ग्राफ की बात करोगे तो आपका एक्स ए होगा, अगर नीचे वाले ग्राफ की बात करोगे तो डेटा वाई ए हो जाएगा। तो इसलिए मैंने ना एक्स ए लिखा था ना वाई ए लिखा था, मैंने यहाँ पे जेड ए लिखा था। आई बात समझ में, लेकिन दो चीजों का कॉम्बिनेशन है तो मैं जेड ए जेड भी यूज कर रहा हूँ। ये बात आपको समझ आई, ठीक है। तो दोनों ग्राफ एक ही चीज के अंदर है, इसलिए जो है सो कंफ्यूजन ना हो जाए कि लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन ले रहे हो कि वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन ले रहे हो। अगर एक्स ए लिख दोगे तो फिर वाई भी छूट जाएगा, वाई ए लिख दोगे तो एक्स ए छूट जाएगा। आप जैसे होगी ऐसा लिख दो और फिर समझा दो या दिमाग में ऐसे रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर एक मोल फ्रैक्शन पता हो तो आप क्या कर सकते हो, सॉल्यूशन के लिए प्रेशर का रेंज पता कर सकते हो, ठीक है। और अगर प्रेशर का रेंज पता हो और उसके बीच का कोई प्रेशर का वैल्यू देकर के आपसे पूछा जाए, एग्जैक्टली बीच का मैं नहीं कह रहा हूं, ये ऊपर नीचे और भी हो सकता था इसमें। और अगर ये ऊपर नीचे होगा, व्हाइट वाला पकड़ के देखो तो ये वाले पॉइंट भी चेंज करेंगे, हाँ या ना। जब ये नीचे आएगा तो ये ग्राफ को जो कट कर रहा है ग्रीन वाले और येलो वाले को, ये पॉइंट जो ब्लू वाले हैं वो अलग अलग होंगे, और फिर वहां से परपेंडिकुलर पे लेगा तो वैल्यू चेंज होंगे। क्लियर। तो पूरा जो है सो कि यही था, यही हम लोग डिस्कशन कर रहे थे जो है सो कि। तो पूरा सॉल्यूशन वेपराइज जो है सो कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर को आप थोड़ा सा कम कर देते हो तो किस तरीके से प्योर लिक्विड होता है, एक सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन के लिए प्रेशर का रेंज कैसे मिलता है, फिर उसको इक्वेशन से कैसे फाइंड आउट करते हैं। आपके पास इक्वेशन है, पीटी वाला दो इक्वेशन है, उन दोनों का इस्तेमाल करके सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर ग्राफ से क्वेश्चन पूछे जाए तो ऐसे ही सॉल्व करने आपको, और ऐसे ही सॉल्व होते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। और अभी जो अभी आप पढ़ने जा रहे हो, आपको लगेगा कि सर वो पढ़ने के लिए, मतलब ये जो अभी पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, ये पढ़ने के लिए जो अभी आप मैंने पढ़ा दिया आपको फिर से समझाया, ये बहुत जरूरी था। और ये पढ़ो, फिर इसके बाद मैं एक छोटा सा टर्म आपको समझाऊंगा, देखना कितना इंटरेस्टिंग चीज होगा, आपको बड़ा जान के अच्छा लगेगा। अभी देखो क्या है, पहले क्या था, हम लोग किस चीज को कांस्टेंट रखे थे, टेम्परेचर, याद है। जैसे पानी हमने लिया 373 केल्विन टेम्परेचर था, अंदर का वेपर प्रेशर 1 atm का था, और ऊपर हम लोगों ने जो प्रेशर कर दिया था क्या लो कर दिया था, 0.9 कर दिया, 0.8 कर दिया, और उसके बाद क्या हुआ, वो सॉल्यूशन वेपराइज होने लगा था, याद करो सही से। तो हमने टेम्परेचर उस सॉल्यूशन का हमेशा मेंटेन रखा था, वाटर का हो चाहे सॉल्यूशन का हो, याद करो। और प्रेशर क्या कर रहे थे, डिक्रीज कर रहे थे, डिक्रीज किया था हमने, तो प्रेशर चेंज किया हमने। ध्यान सुनना, अभी देखो नियत दाब पर इस बार क्या होगा, प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, क्या करना है, प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, और टेम्परेचर को चेंज करके सॉल्यूशन को पूरा वेपराइज करना है। चीजें बदल रही हैं, ध्यान से सुनना। प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर को चेंज करके पूरे के पूरे सॉल्यूशन को वेपराइज करना है। शुरू से याद कर, हम लोग वाष्पीकरण पढ़ रहे हैं, वेपराइजेशन। और सॉल्यूशन में वो चाहे प्योर लिक्विड हो या कोई सॉल्यूशन हो, उसका जो है सो कि पूरा हमको वेपर फॉर्म में बदल देना है, और उसका पूरा सिनेरियो, पूरा किस्सा कहानी जो है सो कि हम लोग सोच रहे हैं, कर रहे हैं। तो चलो एक बार फिर से प्योर लिक्विड के लिए बात करेंगे, एक बार फिर से सॉल्यूशन के लिए बात करेंगे, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ, आप मेरे को बताना जो चीजें समझ में आएंगी, जहाँ दिक्कत करेगा वही बताना मेरे को। चलो, अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे एक कंटेनर ले लिया इस तरह से, ठीक है। उसके बाद जो है सो कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, ले लेते हैं प्योर वाटर, शुद्ध जल है ये। अब इसके ऊपर जो है सो कि मैं लगा देता हूँ पिस्टन। आपको ये पता है कि अगर यहाँ पे इसका टेम्परेचर अगर 373 केल्विन हो, तो यहाँ जो वेपर्स बने होते हैं इसका इंटरनल वेपर प्रेशर कितना होता है,
1 atm, वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। तो वेपर प्रेशर यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का कितना, 1 atm का होगा, कोई दिक्कत? बाहर से जो एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ लग रहा है वो भी है 1 atm का, कितने का है बताओ? अब अगर मैं चाहता हूं कि ये वाटर जो है सो कि वेपराइज हो, और ये पूरा का पूरा ये वाटर लिक्विड जो है, मैं पूरा का पूरा इसको वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो 1 atm से चेंज हो, मैं इस प्रेशर को चेंज नहीं करना चाहता। नियत दाब, दाब को मैं फिक्स रखना चाहता हूँ, इसको नहीं बदलना चाहता। तो मैं क्या करता हूँ, इस टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूँ, 373 केल्विन से टेम्परेचर को मैं बढ़ाता हूँ, यानी 373 केल्विन से कुछ डेटा होगा, चलो मैं मान लेता हूँ कि मैंने बस T1 कर दिया, लेकिन इतना ध्यान रखना कि T1 373 से ज्यादा है। अगर ये T1 373 से ज्यादा हो गया, अगर ये 373 से T1 ज्यादा हो गया, तो अगर ये टेम्परेचर ज्यादा होगा तो 373 केल्विन पर, 373 केल्विन ताप पर इसका जो वेपर्स बनता है इसका प्रेशर 1 atm है। लेकिन अगर ये ज्यादा होगा तो यहाँ वेपर्स का प्रेशर ज्यादा होगा। अगर ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ वेपर्स और बनेंगे और उसका प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। अब ध्यान से सुनना, अगर यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया तो ऊपर का प्रेशर 1 atm है, नीचे का प्रेशर 1 atm से ज्यादा हो गया, नीचे का प्रेशर हाई, ऊपर का प्रेशर लो, पिस्टन ऊपर जाएगा, पिस्टन ऊपर जाएगा, कहानी क्या बदलेगी, वाटर को स्पेस मिलेगा, प्रेशर लो होगा। टेम्परेचर आपने T1 कर रखा है, 373 नहीं है, टेम्परेचर T1 है, टेम्परेचर T1 पे जो प्रेशर है वेपर प्रेशर अंदर, वो फिर से 1 पॉइंट समथिंग, मान लो इस T1 टेम्परेचर पे, इसका जो इस T1 टेम्परेचर पे जो इस वेपर का जो प्रेशर है 1.1 atm का है। तो क्या होगा, जैसे इस T1 टेम्परेचर पे 1.1 atm का हो रहा है, ये पिस्टन ऊपर जाएगा, क्योंकि ऊपर से 1 atm, ये 1.1, ये ऊपर जाएगा, स्पेस बढ़ेगा, प्रेशर लो होगा, डिक्रीज करेगा। जैसे ही प्रेशर ये डिक्रीज करेगा, इस T1 टेम्परेचर पे ये फिर वाटर अपना प्रेशर 1.1 atm जैसे कि वो फिर से ऑब्टेन करेगा, उसको गिरने नहीं देगा, क्योंकि इस टेम्परेचर पे प्रेशर कितना रह रहा है, प्योर लिक्विड का एक कांस्टेंट प्रेशर है एक फिक्स टेम्परेचर पे, तो 1.1 atm फिर से मेंटेन करना चाहेगा ये। जैसे ये क्या करेगा, 1.1 atm अपना प्रेशर मेंटेन करने के लिए वाटर को क्या करेगा, वेपराइज करेगा, वाटर वेपर में जाएंगे, प्रेशर 1.1 atm मेंटेन रहेगा, ये मेंटेन रहेगा, ऊपर से प्रेशर आप बढ़ा नहीं रहे हो, ये पिस्टन ऊपर भागता जाएगा, वाटर वेपराइज होता जाएगा, पिस्टन ऊपर भागता जाएगा, वाटर वेपराइज होता जाएगा, पिस्टन ऊपर भागता जाएगा, वाटर वेपराइज होता जाएगा। और करना है, हो गया, समझ आई बात? तो क्या हुआ, अब मुझे बताओ, प्रेशर ऊपर से हम एक्सटर्नल कितना रख रहे हैं, 1 atm, प्रेशर कांस्टेंट है। इंटरनल जो यहाँ पे हमने किसको बदला, 373 से T1 कर दिया, क्या कर दिया हमने, जैसे ही टेम्परेचर T1 किया, ध्यान से सुनना, जैसे ही टेम्परेचर हमने T1 किया, क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन क्या हो जा रहा है, वेपोराइज हो जाएगा। सॉल्यूशन बोले तो वाटर, यहाँ पे पूरा का पूरा बोले तो ये वाटर क्या हो जाएगा, वेपोराइज हो जाएगा। आई बात समझ में? तो हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि देखो भैया, अगर आपका टेम्परेचर 373 केल्विन है, अगर टेम्परेचर आपका 373 केल्विन है, तो इस टेम्परेचर पे आप बताना मेरे को, इस टेम्परेचर पे आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगा और वेपर फॉर्म में मिलेगा। लेकिन अगर इससे टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, अगर इससे आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो पूरा का पूरा आपको वेपर मिलेगा, वाष्प मिलेगा। डायग्राम थोड़ा सा उल्टा होगा, दिखने में आपको थोड़ा उल्टा लगेगा, ध्यान से देखो, ये देखो ऊपर क्या था, लिक्विड, क्योंकि उस टाइम प्रेशर आप कम कर रहे थे, प्रेशर कम हो रहा था, वेपराइज हो रहा था, प्रेशर कम हो रहा था, वेपराइज हो रहा था, ये क्या दिख रहा है आपको, लिक्विड। ध्यान से देखो, इस बार आप क्या कर रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, अभी ऊपर लिक्विड नहीं है, वेपर है। लेकिन आप जो है सो की चीजें रिवर्स दिखेंगी आपको थोड़ी सी, लेकिन समझना दोनों सही है, दोनों अपने अपनी जगह पे ठीक है, और ऐसे ही दिखाओगे। क्लियर है? आगे बढ़ूं? तो अभी जो है सो कि अगर इस 373 से अगर आप टेम्परेचर को थोड़ा सा ज्यादा कर दो, जैसे ही ज्यादा कर दोगे और प्रेशर को आप कांस्टेंट रखे हो, एक्सटर्नल प्रेशर को, क्या होगा, यहाँ अंदर का प्रेशर बढ़ रहा है और पूरा का पूरा धीरे धीरे ये जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, पूरा का पूरा वाटर क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। अगर अगर यहाँ पे जो 373 केल्विन था, ध्यान से सुनना, यहाँ जो टेम्परेचर 373 केल्विन था, अगर इससे मैं टेम्परेचर कम कर दूं, इससे टेम्परेचर कम कर दूं, और टेम्परेचर मान लो कि जो है T0 कर दिया मैंने,
और ये जो टी नॉट है वो 373 केल्विन से क्या है, कम है। तो अगर ये कम है तो 373 पे इसका वाष्प दाब कितना था, 1 एटीएम का। अभी मैंने टेम्परेचर T1 कर दिया और ये 373 से कम है, तो क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर 1 एटीएम से कम हो जाएगा। फर्ज करो, इमेजिन करो कि ये प्रेशर कितने का हो गया, 0.9 एटीएम का। ऊपर से प्रेशर कितना लग रहा था, 1 एटीएम का। नीचे कितना हो गया, 0.9 एटीएम का। कहानी क्या बनेगी, ऊपर का प्रेशर हाई है, नीचे का प्रेशर लो हो गया, पिस्टन दबा देगा, जो वेपर्स होंगे वो भी खत्म हो जाएगा, ये लिक्विड के सरफेस को टच करेगा, कहानी खत्म। पूरा का पूरा ये वाटर लिक्विड फेज में दिखेगा, पूरा का पूरा, कोई दिक्कत। तो अगर टेम्परेचर 373 है, अगर टेम्परेचर 373 है तो इस टेम्परेचर पे दोनों फेज मिलेंगे। लेकिन अगर इससे ज्यादा हुआ, अगर टेम्परेचर इससे ज्यादा हुआ और प्रेशर आप चेंज नहीं कर रहे हो, प्रेशर कांस्टेंट है, तो पूरा का पूरा वाटर वेपराइज हो जाएगा। अगर टेम्परेचर इससे कम कर रहे हो, प्रेशर आपका ये कांस्टेंट है, ये प्रेशर आपका 1 एटीएम है और ये कांस्टेंट है, और 373 से टेम्परेचर इसका कम कर दोगे तो ये पूरा का पूरा लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। एग्जैक्टली प्योर लिक्विड के केस में जब आप प्रेशर किया करते थे तो ध्यान से देखो, ये कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर नीचे कहानी घटती थी, है या ना। तो ये टेम्परेचर ये प्योर लिक्विड के लिए हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है तो बोलिए, बोलो, कोई दिक्कत है, नहीं है ना। आगे बढ़ूं, चलो अब ध्यान से सुनना, वापस इधर आ जाओ। सॉल्यूशन के लिए एक विलियन बनाते हैं। यहां पे हमने क्या करा, एक सॉल्यूशन लिया, ठीक है, और इसके अंदर जो है सो कि दो कंपोनेंट है ए और बी। इस सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट है ए और बी, और यहाँ पे जो है सो कि हम लोग एक पिस्टन लगा देते हैं ऊपर से, यहाँ भी, और बाहर का प्रेशर जो है सो कि हम लोग यहाँ भी रखते हैं, मान लो 1 एटीएम। कितना रखते हैं, 1 एटीएम रखते हैं। और इसका अपना कुछ एक टेम्परेचर है T, और इस टेम्परेचर पे इसका अपना जो वेपर प्रेशर है, जो इंटरनल वेपर प्रेशर है, वो भी मान लो थोड़ा देर के लिए है 1 एटीएम। इस सॉल्यूशन का कितना है, 1 एटीएम। अब क्या होगा, मुझे क्या करना है, जो एक्सटर्नल प्रेशर है, ये जो 1 एटीएम का एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है, ये प्रेशर हमको चेंज नहीं करना है। आई बात समझ में, ये प्रेशर हमको चेंज नहीं करना है, एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटीएम ही रखने हैं। मुझे क्या करना है, टेम्परेचर को चेंज करना है। अब टेम्परेचर यहाँ T से, ध्यान सुनना, अगर इस T टेम्परेचर पे इस सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं ए और बी, इस सॉल्यूशन का जो यहाँ वेपर्स बना था, इसका जो वाष्प दाब है अगर 1 एटीएम था, ऊपर से भी 1 एटीएम था, तो क्या मिलेगा, ये बैलेंस मिलेगा, ये बैलेंस मिलेगा। यानी इस टेम्परेचर पे हम कह सकते हैं कि लिक्विड फेज में मिल रहा है और वेपर फेज में मिल रहा है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब मुझे बताओ कि अगर इस सॉल्यूशन का मैं टेम्परेचर T से T नॉट कर देता हूं, जहां T नॉट T से ज्यादा है, सॉरी कम है, T नॉट T से कम है, अगर मैं इसका टेम्परेचर T नॉट कर देता हूं और सॉल्यूशन का टेम्परेचर T नॉट जो है इसके T से कम है, तो क्या होगा, इसका जो यहाँ वेपर प्रेशर होगा वो कम होगा कि नहीं होगा। हेलो, हेलो। अगर यहाँ पे वेपर प्रेशर कम होगा तो ऊपर का प्रेशर कितना था, 1 एटीएम, नीचे का वाष्प दाब कितना होगा, 1 एटीएम से डिक्रीज कर जाएगा। अगर ये कम होगा, पिस्टन का प्रेशर हाई हो गया, वो प्रेशर को कंडेंस कर देगा, दबा देगा, और वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर जाएगा। यानी इससे अगर आप टेम्परेचर कम करोगे, जिस टेम्परेचर पे इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर है, अगर उस टेम्परेचर से कम कर दोगे इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर, तो एक्सटर्नल प्रेशर उसको दबा करके कंडेंस करके उस सॉल्यूशन को पूरा का पूरा लिक्विड फॉर्म में बदल देगा। फिर से बोलो, वंस अगेन, जिस टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर है, उस टेम्परेचर से अगर सॉल्यूशन का टेम्परेचर कम कर देते हो तो इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा और एक्सटर्नल प्रेशर इसके रिस्पेक्ट में हाई हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, वो इसको दबा देगा, यहाँ के वेपर्स कंडेंस हो जाएंगे, वो कंडेंस होकर के संघनित होकर के पूरा का पूरा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर जाएंगे। फिर से आगे बढ़े, वेरी नाइस।
अब अगर इससे मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, इससे टेम्परेचर बढ़ाता हूं, तो अगर इससे मैं ताप बढ़ाऊंगा, मैं क्या करता हूं, T से T1 कर देता हूं। क्या कर दिया मैंने, T से मैंने T1 कर दिया। मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो T पर इसका वाष्प दाब था, इस सॉल्यूशन का वाष्प दाब था कितना, 1 atm। ऊपर से कितना था, 1 atm। मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, T1 जो है ज्यादा है T से, T1 ज्यादा है T से, तो इसका जो वाष्प होगा, इसका जो वेपर प्रेशर होगा बढ़ेगा। अब नीचे का प्रेशर हाई, ऊपर था 1 atm, नीचे वाला हाई ऊपर वाला लो, पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, सॉल्यूशन वेपराइज होगा, क्योंकि अपने प्रेशर को मेंटेन करने के लिए क्या होगा, ये वेपराइज करेगा। लेकिन हम ये भी बात जानते हैं कि जैसे ही सॉल्यूशन वेपराइज होता है, उसका अपना प्रेशर, वेपर प्रेशर डिक्रीज भी करता है। क्या होता है, अपना प्रेशर डिक्रीज भी करता है। चलो हम लोग शुरू में जब मान के चलो कि बहुत ही कम वेपराइज होता है, स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे चलते हैं, तो वो वेपर प्रेशर किससे निकालते हैं, जल्दी से बोलो। पीटी बराबर 1 से PA नॉट प्लस XB PB नॉट, इससे निकालते। अब जो है सो कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, ध्यान से सुनना, जब आप ये टेम्परेचर बढ़ाते हो तो कौन सा चीज रेज कर जाता है, कौन सा चीज बढ़ जाता है कि यहाँ पे वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, तो आंसर है ये जो PA नॉट है और जो PB नॉट है, इनके वैल्यू बढ़ जाते हैं। क्या होता है, ये जो PA नॉट है और ये जो PB नॉट है, इनके वैल्यू बढ़ जाते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। इसके बढ़ने के कारण यहाँ पे जो टोटल P टोटल है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। अरे बोलो हाँ या ना। लेकिन आपको एक चीज पता होता है कि XA में और XB में एक बढ़ता है दूसरा घटता है, और एक तेजी से बढ़ता है एक तेजी से घटता है। याद करो, PA नॉट और PB नॉट ये दोनों तो सेम होते नहीं है। ये बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सो कि बेसिकली आपको ये पता है कि यहाँ जो प्रेशर आएगा, ठीक है, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया, यहाँ जो वेपर्स ज्यादा बनेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ा, अच्छी बात है। लेकिन जैसे जैसे सॉल्यूशन वेपराइज होता है, ये प्योर लिक्विड नहीं है कि फिर से प्रेशर अपना 1 atm जाके मेंटेन कर लेगा। फर्ज करो कि हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया और तो इसका जो वेपर प्रेशर था वो बढ़ के चला गया 1.2 atm। 1.2 atm वेपर प्रेशर इंटरनल हो गया, एक्सटर्नल था 1 atm। तो जैसे ही अंदर का ज्यादा होगा, पिस्टन ऊपर जाएगा, सॉल्यूशन वेपराइज होगा, और सॉल्यूशन वेपराइज होगा ना, तो फिर ये 1.2 पे नहीं रहेगा, फिर नीचे खसक के आ जाएगा 1.1 पे, 1 पॉइंट ऐसे कुछ करके। हो सकता है वो उनसे ज्यादा रहेगा, लेकिन ये फिर जहां तक बढ़ा था उतना प्रेशर नहीं रहेगा। जैसे ही सॉल्यूशन का ज्यादा हिस्सा वेपराइज होगा, याद करो वो क्वेश्चन, थोड़ा सा वेपर्स बना था पहले वाले क्वेश्चन में, पहले वाले स्टेप में, तो प्रेशर कितना था, वेपर प्रेशर बताओ, 50 टॉर था। जब 0.5 मोल कंपोनेंट ए का वेपराइज हुआ था, अवयव ए का 0.5 मोल, 1 मोल लिया था हमने, आधा वेपराइज हो गया था, तो उस टाइम पे जो है प्रेशर कितना था, 45 टॉर। सॉल्यूशन का बात हो रहा है, सॉल्यूशन का जो पीटी था, वेपर्स बना था, उसका प्रेशर इंटरनल वाला, तो 50 से कहाँ गिर गया, 45 गिर गया। याद आ रहा है। तो जैसे जैसे वो लाइन याद है जो मैंने बोला था कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखना, जैसे जैसे कोई विलयन वाष्पीकृत होते जाता है, उसके वेपर के जो प्रेशर होते हैं वो डिक्रीज करते जाते हैं, जबकि इसके केस में ऐसा नहीं होता, प्योर लिक्विड केस में ऐसा नहीं होता। जितना मर्जी वेपराइज कर लो, इसके प्रेशर क्या रहते हैं, इंटरनल प्रेशर कांस्टेंट रहते हैं, फिक्स रहते हैं। अरे बोलो है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से इसका वाष्प दाब बढ़ा, ताप बढ़ाने से इसका वाष्प दाब बढ़ा, लेकिन उस वाष्प दाब बढ़ने के बाद पिस्टन ऊपर गया, वेपराइज हुआ, सॉल्यूशन जैसे ही वेपराइज हुआ, इसका खुद का वेपर प्रेशर थोड़ा सा डिक्रीज कर गया। ओवरऑल रिजल्ट क्या कहानी रहा कि मतलब प्रेशर बढ़ा ही, लेकिन जैसे नहीं होता है कि हमने दिया 10, चाहे मतलब बढ़ाया 10, फिर वापस आगे गिर के जैसो कि 6 पे, पहले थे 2 पे, 2 से सीधे पहुंचे 10 पे, आगे गिरे 6 पे, तो ओवरऑल हम कहेंगे ठीक है, वेपर प्रेशर इंक्रीज किया, ये बात सही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बार जितना इंक्रीज कर गया वो उतना पे रह जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, फिर तो ये पूरा का पूरा इसी टेम्परेचर पे वेपराइज हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको। तो क्या होगा यहाँ पे कि हमने क्या करा, टी टेम्परेचर पे इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अगर 1 atm का था मान लो, हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, टी से T1 करा, T1 यानी टी से ज्यादा है, इसके वेपर्स बने, प्रेशर बढ़ा, पिस्टन ऊपर गया, सॉल्यूशन और वेपराइज हुआ, सॉल्यूशन वेपराइज हुआ, जैसे ही वेपराइज हुआ कहानी क्या बनी, इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज कर गया। डिक्रीज करने का ये मतलब है कि एक टाइम ऐसा आएगा
जब फिर से एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm है, फिर से इंटरनल प्रेशर क्या हो जाएगा, एक टाइम पे 1 atm हो जाएगा और फिर से इक्विलिब्रियम आ जाएगा, साम्यावस्था आ जाएगा। यानी पूरा सॉल्यूशन वेपराइज नहीं हुआ तब तक एक्सटर्नल प्रेशर के फिर क्या हो गया, बराबर। यहां वापस आ जाओ, ज्यादा इंटरेस्ट आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पे क्या हुआ था, एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm का था, ये सॉल्यूशन नहीं था, प्योर वाटर था, आपने टेम्परेचर क्या किया 373 से बढ़ा दिया था। जैसे ही बढ़ाया ये क्या हुआ, प्रेशर 1.1 atm का अंदर का हो गया। अब क्या हो रहा है, पिस्टन ऊपर जा रहा है और अंदर का प्रेशर 1.1 atm हमेशा रह रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा, वो गिर नहीं रहा। लेकिन जैसे जैसे वेपराइज हो रहा है इसके वेपर्स बन रहे हैं, लेकिन ये इंटरनल प्रेशर 1.1 atm से डिक्रीज नहीं कर रहा। जबकि यहाँ वेपराइज हुआ तो इसका जो प्रेशर है क्या हुआ, डिक्रीज कर जा रहा है। तो प्रेशर बढ़ा फिर वापस घट करके आ गया, तो एक टाइम पे फिर से एक्सटर्नल प्रेशर की वो इक्वल हो जाएगा एक टाइम पे। तो सॉल्यूशन अभी पूरा वेपराइज नहीं हुआ। इसका क्या मतलब है, मुझे और टेम्परेचर बढ़ाने पड़ेंगे, और टेम्परेचर बढ़ाने पड़ेंगे। हमने क्या करा, T1 से T2 कर दिया, T2 T1 से भी ज्यादा है, T2 T1 से भी ज्यादा है। तो क्या होगा, अगर टेम्परेचर इसका और बढ़ेगा तो वेपर्स और बनेंगे, और बनेंगे तो ये और वेपराइज होगा, वेपराइज होगा तो नीचे का प्रेशर बढ़ेगा, ऊपर का प्रेशर 1 atm था, क्या होगा कहानी, ये पिस्टन ऊपर जाएगा। जैसे ही पिस्टन ऊपर जाएगा तो वेपर्स यहाँ सॉल्यूशन वेपराइज होगा, फिर सॉल्यूशन वेपराइज होगा, इसके फिर से प्रेशर क्या होंगे, डिक्रीज करेंगे। फिर इसका कुछ हिस्सा वाष्प बना, और वाष्प बन के इसका जो इंटरनल प्रेशर हो एक टाइम पे क्या होगा, फिर से एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm के बराबर हो जाएगा। मुझे क्या करने पड़ेंगे, अगर सॉल्यूशन अभी बचा हुआ है लिक्विड फॉर्म में, मुझे टेम्परेचर फिर से बढ़ाने पड़ेंगे, मुझे टेम्परेचर फिर से बढ़ाने पड़ेंगे। यानी मेरे को जो है सो कि T2 से T3 करने पड़ेंगे, और ये T3 T2 से भी ज्यादा होगा। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत? तो अभी क्या हो रहा है, अब फिर से वही कहानी। आप सोच सकते हो कि हमने प्रेशर T2 से भी क्या करा, T3 कर दिया, हमने जैसे कि टेम्परेचर और बढ़ा दिया, टेम्परेचर और बढ़ा दिया, सॉल्यूशन और वेपराइज होगा, और वेपराइज होगा, इसका प्रेशर और गिरेगा, इसका प्रेशर फिर से जाकर 1 atm के बराबर हो जाएगा। जब तक ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन नहीं वेपराइज होता, आपको धीरे 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 टेम्परेचर रेज करते रहने पड़ेंगे। मान लो कि आप जैसे कि एक टेम्परेचर पहुंचे, कहां पहुंचे, T4 पर, कहां पहुंचे, एक ऐसा टाइम आएगा ना कि ठीक है, वो टेम्परेचर आप बढ़ाते 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 इतना टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया कि एक टाइम में पूरा का पूरा सॉल्यूशन क्या हो गया, वेपराइज हो गया। ये बात आपको समझ में आ रही है? इसके बाद जैसे कि क्या आपको टेम्परेचर बढ़ाने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस टाइम क्या हो जाएगा, अगर इस टेम्परेचर पे पूरा का पूरा सॉल्यूशन वेपराइज हो गया तो अंदर का प्रेशर 1 atm, बाहर का प्रेशर 1 atm। अरे बोलो हाँ या ना, तो अब तो कुछ बचा ही नहीं। अरे बोलो हाँ या ना, जितने भी हैं वो क्या है, वेपर्स हैं। तो कुछ बचा होता तो वेपराइज होता, तो फिर से प्रेशर क्या होता, डिक्रीज होता, फिर और टेम्परेचर बढ़ाने पड़ते, तो पूरा का पूरा क्या हो गया, वेपराइज हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाते 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 एक टेम्परेचर पे हमको क्या मिलेगा, एक टेम्परेचर के बाद ये पूरा का पूरा किस फेज में मिलेगा, ये सॉल्यूशन वेपर फेज में मिलेगा। ये बात आपको समझ आई, कोई दिक्कत? तो क्या हम कह सकते हैं, जैसे हम यहाँ कह सकते थे प्योर वाटर के केस में कह रहे थे कि 373 पे, जैसे हम यहाँ कह रहे थे कि भाई यहाँ पे थोड़े से वेपर्स मिल रहे हैं, उसका कुछ वेपर प्रेशर है, यहाँ लिक्विड फेज मिल रहा है, इससे ऊपर जाओगे तो पूरा वाष्प में बदल जाएगा, इससे नीचे रहोगे तो पूरा लिक्विड रहेगा। क्या यहाँ कह सकते थे कि कोई मेरे पास एक टेम्परेचर है, एक टेम्परेचर के ऊपर जाओगे तो पूरा का पूरा वेपर, एक टेम्परेचर के नीचे पूरा का पूरा लिक्विड, कैसा बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो आप यहाँ क्या बोलोगे, आप बोलोगे भैया देख लो, एक टेम्परेचर जैसे कि अगर यहाँ पे ये, अगर हम लोगों का ये T है, ध्यान सुनना, अगर T टेम्परेचर पे इसका कुछ अपना इंटरनल प्रेशर था, तो उस टाइम इसके नीचे एक टेम्परेचर है जिसके नीचे ये पूरा का पूरा किस फेज में मिलेगा, लिक्विड फेज में मिलेगा, द्रवावस्था मिलेगा। और यहां से टेम्परेचर आपने बढ़ाना शुरू किया, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाते 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 ऐसा नहीं हुआ कि आपने जैसे कि थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया कहानी खत्म हो गई, बिल्कुल नहीं हुआ। आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा, फिर और बढ़ाना पड़ा, फिर और बढ़ाना पड़ा, यानी यहाँ भी आपको टेम्परेचर का एक रेंज मिलेगा, जिसके बाद आपको जो है कि पूरा का पूरा ये सोल्यूशन किस फेज में मिलेगा, वेपर फेज में मिलेगा। तो ये जो आपका टेम्परेचर है भाई, ये जो आपका टेम्परेचर है जिसको मैं T4 कह रहा हूँ, और ये जो टेम्परेचर है जिसको मैं क्या कह रहा हूँ, T कह रहा हूँ, T कह रहा हूँ। तो अगर इससे टेम्परेचर सॉल्यूशन का क्या रहेगा, नीचे, तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन क्या मिलेगा, लिक्विड फेज में। अगर इससे टेम्परेचर
ज्यादा रहेगा तो ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन, लेकिन अगर इसके बीच में टेम्परेचर रहेगा तो ये सॉल्यूशन लिक्विड और गैसियस फेज में रहेगा, दोनों में मिलेगा। सेम कहानी आ गई प्रेशर वाली, बस थोड़ा सा उल्टा हो रहा है, रिवर्स आ रहा है। वहां प्रेशर बढ़ाते थे तो वो लिक्विड फेज में आता था, यहाँ टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर फेज में चला जाएगा। ये बात समझ आ रही है आपको? यहाँ वहां प्रेशर कम करते थे, नीचे की तरफ आते थे तो पूरा का पूरा क्या होता था, वेपर फेज में जाता था। याद करो, यहाँ हम लोग टेम्परेचर कम करेंगे तो चूंकि पिस्टन नीचे आएगा तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन किस में मिलेगा, लिक्विड फेज में मिलेगा। ये बात आपको समझ आ रही है? कोई दिक्कत? तो ये रहा सॉल्यूशन की कहानी। कुछ इस तरीके से आपका जो है सो कि कांस्टेंट प्रेशर पे एक प्योर लिक्विड ऐसे वेपराइज होता है पूरा का पूरा, और एक कांस्टेंट प्रेशर पे जैसे कि एक सॉल्यूशन जो ए और बी का कंपोजिशन ए और बी से मिलकर के बना हुआ है, ये पूरा का पूरा कुछ ऐसे वेपराइज होता है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? ठीक है, तो यहाँ पे जो है सो कि हम लोगों का होता है ये खत्म, और इसके बस एक ग्राफ है, इसके इक्वेशंस नहीं है डायरेक्टली कोई हम लोगों का जो है सो कि देखो। अब अगर आप डिस्कशन करना चाहते हो तो वहां पे हमारे पास क्या था, पीटी बराबर बताओगे, एक से पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट, ऐसा था ना? तो इसको हम लोग पीटी बराबर ऐसे कुछ एक रिलेशन बनाए थे, पी बी नॉट प्लस क्या था बताओ, एक से पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट। जब आप प्रेशर को चेंज करते हो, ध्यान से सुनना, जब आप प्रेशर को चेंज करके आप पूरे सॉल्यूशन को वेपराइज करते हो, चाहे प्योर लिक्विड हो या हम लोगों का कोई सॉल्यूशन हो, तो उस टाइम पे होता क्या है, चेंजेस किस में आते हैं, इसमें आता है। तो ये एक्सए के साथ और पीटी का आप वो ग्राफ प्लॉट करते हो तो जैसे कि हम लोगों का आपका एक लिनियरली चेंज होता है, क्योंकि इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है। आई बात समझ में? यहां पे फिर से आप इक्वेशन अगर ये यूज करोगे, पीटी बराबर पीवी नॉट एक से पी ए नॉट, एक से पी ए नॉट प्लस एक्स पी पी वी नॉट, तो ये जो पी ए नॉट है और ये जो पी वी नॉट है ये चेंज करते हैं टेम्परेचर के साथ, ये वैरी करते हैं पी ए नॉट और पी वी नॉट। तो ये जब वैरी करते हैं पी ए नॉट और पी वी नॉट, तो इनका जो वेरिएशन होता है सर बड़ा अजीब होता है। तो इसके जो इक्वेशंस होते हैं हम लोग वो डिराइव नहीं करते, सीधे इसका जो ग्राफ होता है, जैसे हम लोगों ने प्रेशर में एक पीटी ऊपर से निकाला एक पीटी नीचे से निकाला, दोनों का ग्राफ प्लॉट किया, हम लोग सीधे यहाँ पे ग्राफ की बात करते हैं। और इसका जो ग्राफ होता है, इसके लिए जो ग्राफ होता है वो ग्राफ हम लोग कैसे निकालते हैं, इसका रेंज पता करने के लिए। जैसे इसके पहले क्या था कि अगर आप ये पता करना चाहते हो कि कहाँ से लेकर के कहाँ तक जो प्रेशर है उसके बीच में हमको सॉल्यूशन लिक्विड और गैसियस फेज में मिलेगा, वैसे ही सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मेरे को ये बताओ कि टेम्परेचर का वो रेंज बताओ, ताप का वो परास बताओ जिसके बीच में कोई सॉल्यूशन, कोई विलयन द्रव अवस्था में और गैसीय अवस्था दोनों मिलेगा, उसका लिक्विड फेज में मिलेगा और वेपर फेज में मिलेगा। तो ये आपको प्योरली आपको ग्राफ से ही पकड़ में आएगा, और इसके कुछ ग्राफ जो होते हैं वो ऐसे होते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको ये ग्राफ प्रॉब्लम नहीं करेगा, और इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ऐसा काम आप अभी अभी कर चुके हो। तो मैं जो है सो कि यहाँ लिखने वाला हूँ जेड ए, और यहाँ भी लिखने वाला हूँ जेड ए, यहाँ लिखने वाला हूँ 0। अभी जेड ए क्यों लिख रहा हूँ फिर से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? कोई बड़ी चीज़ है नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक्स ए आएगा, एक्स बी आएगा, वाई ए आएगा, वाई बी आएगा, लिक्विड फेज वेपर फेज इसके अंदर दोनों आएंगे, ठीक है? तो यहाँ वापस आ जाओ, ये हो गया 1, यहाँ लिख देता हूँ मैं जेड बी, ये रहेगा 1, यहाँ पे ये कितना हो गया 0। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना, सवाल ये है कि उस टाइम जब हम लोग इसको प्रेशर ट्रीट करते थे, इस बार इसको कैसे ट्रीट करेंगे, ये क्या रहेगा, टेम्परेचर रहेगा। क्या रहेगा? ये टेम्परेचर रहेगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि उस टाइम हम लोग यहाँ पे किसको दिखाया करते थे, पीवी नॉट को। तो अच्छा, यहाँ क्या दिखाते थे, पी ए नॉट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो लिक्विड ए है जब प्योर फॉर्म में वो रहता है तो उसका वेपर प्रेशर क्या है, वो ज्यादा है, और प्योर फॉर्म में जब बी रहता है तो उसका वेपर प्रेशर इससे क्या है, कम है। यही कहानी थी। तो ध्यान से सुनना, जिसका प्योर फॉर्म में, जिसका प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, जिसका प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होती है। तो इस बार
अगर मुझे यहाँ पे दिखाना हो, बॉइलिंग पॉइंट दिखाना हो किसका, लिक्विड ए का प्योर फॉर्म में, तो वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा। आई बात समझ में? ये हम लोगों का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए, हाँ कंपोनेंट ए, और इधर हम लोगों का ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर ऐसा कुछ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपोनेंट बी। ये ऊपर क्यों चला गया, ये नीचे क्यों आ गया, समझ में आया? कोई दिक्कत? अरे बोलो, नहीं समझ में आया? अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या बताया गया था, बोलो, क्वथनांक की परिभाषा, हाँ बोलिए। नहीं, इस क्लास तक वो ठीक नहीं है, मैंने सिखाया था, आप उस क्लास में भी थे नहीं। इसका जो वीडियो मैंने पढ़ाया है ना, उसको पढ़िएगा, उसको थोड़ा लिखिएगा, ठीक है? बेसिक क्लास तक वो ठीक है, टेंशन मत लीजिए, फ़ोन मत निकालिए अभी, बाद में निकाल लीजिएगा। हाँ अभी नहीं, बाद में मैं बता दूंगा, ठीक है? जिस दिन हमने क्वथनांक की परिभाषा पढ़ी थी, सुनो सुनो, जिस दिन हमने क्वथनांक की परिभाषा पढ़ी थी, उस दिन आपको क्या बताया गया था कि एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल वेपर प्रेशर, जिस टेम्परेचर पे ये बैलेंस होते हैं, इक्वल होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। बेसिकली हमारे एटमॉस्फेयर में ऐसे डिसाइड किया जाता है कि जो हमारा एक रूम टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर जो है रूम टेम्परेचर, इस पे हम लोगों का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1 atm होता है। कितना होता है? जैसे कहने का मतलब, ये पिस्टन आप हटा दो, अच्छा पिस्टन से जब भी आप ये प्रेशर लगाने की बात कर रहे हो ना, तो सिर्फ पिस्टन का प्रेशर है, ये नहीं कि उसके साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप ऐड कर लो, फिर हो जाएगा खेला। आई बात समझ में? तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान रखना। तो अभी जैसे कि सिर्फ ये जो प्रेशर की बात हो रही, उसी प्रेशर की बात हो रही थी अब तक। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे सोचो, इस पिस्टन को थोड़ा सा आप हटा दो, तो अगर पिस्टन नहीं भी है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है कि नहीं है? अरे बोलो हाँ या ना? तो इसी में समझाऊंगा, आप कर जाओगे कंफ्यूज, वापस इधर ले लेता हूँ। चलो, यहाँ पे मैंने क्या लिया, एक लिक्विड ले लिया, पानी ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? पानी का बॉइलिंग पॉइंट आप क्या कहते हो, जल्दी बताओ? 100 डिग्री सेल्सियस कहते हो, या इसी को तो कहते हो यार 373 केल्विन? अरे बोलो हाँ या ना? काहे कहते हो? आपको पता है ऊपर से जो एटमॉस्फेयर है वो इस पे प्रेशर कितना लगा रहा है, 1 atm का, और आपको कितना बारी बता दिया है कि 373 केल्विन पे इसके जो वेपर्स बनते हैं प्योर लिक्विड वाटर के, इसका कितना होता है, 1 atm प्रेशर इसका भी हो जाता है। तो जिस टेम्परेचर पे प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, वही टेम्परेचर उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। ये बात समझ आया? नहीं आया? कोई दिक्कत? ये बोलो हाँ या ना? समझ आया? तो अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मेरे पास दो अलग अलग लिक्विड है, ध्यान से सुनना, दो अलग अलग लिक्विड है। मेरे पास ये वाटर था, यहाँ पे चलो मैं मान लेता हूँ कि अल्कोहल ले लिया मैंने, क्या लिया? और मेरे को क्या पता है कि मैं वेपर प्रेशर की बात कर रहा हूँ, ध्यान सुनना, ऊपर से प्रेशर यहाँ भी कितना है, 1 atm का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 1 atm का। लेकिन यहाँ पे जो इसका वेपर्स बन रहा है, इसका जो वेपर्स बन रहा है, एक रैंडम वैल्यू समझाने के लिए लेता हूँ, 0.8 atm का है। क्या बोलो? 0.8 atm का है, ध्यान से सुनना। जैसे आप लिखते हो ना भाई, पी ए नॉट, पी बी नॉट, बराबर मैं क्यों लिख देता हूँ बार बार? जैसे पी ए नॉट का वैल्यू मैंने दिया 25, जो भी यूनिट लगाना है लगा लो, ऐसे 25 टॉर, इसका 75 टॉर, ऐसे करके। इसका क्या मतलब है? हम्म, इसका ये मतलब है कि जो आपका लिक्विड ए है वो प्योर फॉर्म में रहता है, तो उसका जो वेपर का प्रेशर है वो कितना है, 25 है। आई बात समझ में? एक कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, उस टेम्परेचर पे बात हो रही होगी, ठीक है? वैसे ही जब लिक्विड बी होगा, उसी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, अगर वो प्योर फॉर्म में होगा, अकेला होगा, तो उसका वेपर जो यहाँ बन रहे होंगे उसका प्रेशर कितना होगा, 75। तो मैंने दो अलग अलग लिक्विड ले लिया, एक वाटर की बात कर रहा हूँ, पानी की बात कर रहा हूँ, और एक अल्कोहल की बात कर रहा हूँ। अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ जो इसका जो वेपर्स बन रहा है और इसका जो वेपर्स बन रहा है, इसके अंदर दोनों पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, लेकिन यहाँ पे जैसे कि इसका जो वेपर प्रेशर है वो कम है और इसका वेपर प्रेशर
ज्यादा है, मतलब इन दोनों के वेपर प्रेशर में अगर कंपेयर करूं तो ये कम है, ये ज्यादा है, दोनों के लिए ऊपर से 1 एटीएम 1 एटीएम है। तो आप मुझे बताओ बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होना चाहिए, सोच के देखो। अगर मैं बोलूं कि अरे यार यहाँ भी टेम्परेचर 373 केल्विन, यहाँ भी टेम्परेचर 373 केल्विन, दोनों के लिए तापमान समान है, ये भी 100 डिग्री सेल्सियस पे, ये भी 100 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पे इसके अंदर का प्रेशर कितना होगा 0.8, ऊपर कितना है 1, ये तो दबा के रखेगा ना, ये तो जा ही नहीं पाएगा। तो ये बैलेंस हो रहा है क्या, नहीं। तो मैं चाहता हूं कि 1 एटीएम के इसका वेपर प्रेशर इसके 1 एटीएम को बैलेंस करे, बराबर करे, तब मैं उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलूंगा। तो मुझे क्या करने पड़ेंगे, यहाँ पे 373 से बढ़ाना पड़ेगा, नहीं बढ़ाना पड़ेगा, नहीं बढ़ाना पड़ेगा, समझ रही बात। तो बॉइलिंग पॉइंट आप ये कह रहे हो, क्वथनांक किसको कह रहे हो, कि वायुमंडलीय दाब किसी लिक्विड के सरफेस पे लग रहा है तो उतना बराबर हो जाना चाहिए इसका वेपर प्रेशर। तो सारे लिक्विड का वेपर प्रेशर 373 केल्विन या रूम टेम्परेचर पे ही बात अगर करो, किसी एक टेम्परेचर पे बात करो, तो सारे लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर थोड़ी है यार, किसी का कम है, किसी का ज्यादा है, किसी के बराबर है। अरे बोलो हाँ या ना। तो वो भी तो अच्छा 100 डिग्री सेल्सियस हमारा रूम टेम्परेचर थोड़ी है। तो अगर ये आपको कहा जा रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे इसका जो वाटर का वेपर्स बनता है इसके वेपर का प्रेशर 1 एटीएम के बराबर हो जाता है, तो आप इसको बॉइलिंग पॉइंट बोल रहे हो। तो मैं ये कह रहा हूं कि 373 केल्विन अल्कोहल का हमने टेम्परेचर रखा, ऊपर से प्रेशर 1 एटीएम का है, लेकिन इस टेम्परेचर पे दोनों के लिए टेम्परेचर सेम था, लेकिन इस टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर अभी 0.8 ही है। तो आप बताओ मेरे को, क्या इसको बॉइलिंग पॉइंट बोलूंगा मैं क्यों बोलूंगा यार, अभी बोलूंगा ही नहीं, अभी मेरे को इस वेपर प्रेशर को और बढ़ाने पड़ेंगे। जब तक इसका इंटरनल वेपर प्रेशर एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं हो जाता तब तक उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे ही नहीं। तो मुझे क्या करने पड़ेंगे, क्या तरीका है, हीटअप करो। अरे यार दो बर्तन में दो चीज लिक्विड आप रख के पानी उबाल रहे हो, आप एक पानी उबाल रहे हो, एक कुछ और ही उबाल रहे हो, मान लो दो अलग अलग लिक्विड उबाल रहे हो, दोनों सेम टेम्परेचर पे उबलने कोई जरूरी है, क्यों नहीं उबलते, क्योंकि आपके दिमाग में सीधा ही बात आता है कि दोनों की बॉइलिंग पॉइंट अलग है। तो ऐसे फील करो ना भाई, आप जब किसी चीज को गर्म करते हो ना तो ऊपर वेपर्स बनते हैं, उसका एक प्रेशर क्रिएट होता है, तो एक तरह से उलर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको दबा करके रखे हुए है। अरे पानी आप ग्लास में ऐसे रखते, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होता तो छिटा नहीं जाता, उड़ नहीं जाता यार। ये बात आपको समझ आ रही है। तो आप किसी बर्तन में ऐसे कुछ रखते हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का भले ही वो पिस्टन नहीं है, ऐसा कुछ बंद नहीं है, लेकिन सोच के देखो वो उसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है, ये कारण है कि आपका जो है ग्लास में पानी या कोई लिक्विड सही से वो रह रहा है। ये बात पल्ले पड़ रही है आपको। तो जब आप उसको गर्म कर रहे हो तो क्या हो रहा है, उसके वहां वेपर्स बन रहे हैं, और उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के धीरे धीरे इक्वल हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। एक टाइम पे जैसे ही इक्वल हो जाएगा उसके एयर के साथ ये मिलना शुरू हो जाएगा, तो आपको एयर नहीं दिखता, वेपर्स दिखने शुरू हो जाते हैं, ये निकल रहा है उसके अंदर जा रहा है। ये बात समझ आ रही है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है और सेम टेम्परेचर पे एक ही तापमान पे, मैं ये कह रहा हूं कि इसका वेपर प्रेशर कम था, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा था, तो भैया इसका वेपर प्रेशर ज्यादा था, इसको थोड़ा सा गर्म कर दोगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। लेकिन जिसका वेपर प्रेशर और कम था उसको अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ले जाना है तो इसको तो और हीटअप करना पड़ेगा। तो जिसका पी ए नॉट कम या पी बी नॉट जो भी है, जिसका कम उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। समझ आ रहा है? प्योर फॉर्म में जिस द्रव का, जिस लिक्विड का, हाय दीदी ध्यान दो इधर पढ़ा रहा हूं मैं, जिस लिक्विड का प्योर फॉर्म में शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब कम उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, और जिसका वेपर प्रेशर पहले से ही ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर वेपर प्रेशर करने के लिए थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा, जैसे ही थोड़ा सा हीट करोगे वो आ जाएगा, तो इसी टेम्परेचर को मैं बोल दूंगा बॉइलिंग पॉइंट, कहानी खत्म। हम जो है सो कि समझ में आ रही बात, या फिर से करूं, क्लियर हुआ। तो ये बस इसलिए इतना वो चला कि सर आप इस बार बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए उसको नीचे क्यों लिख रहे हो, आप टेम्परेचर की बात कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लो कि जो बॉइलिंग पॉइंट है इसका, मैं इसको दिखाता हूँ ऐसे टी ए से, वहां हम लोग जैसे नहीं होता था पी ए नॉट कर रहे हैं ऐसा कुछ, तो मैं कर देता हूँ टी ए नॉट, क्लियर रहेगा।
ये टी ए नॉट क्या है बताओ मेरे को। हाँ वेरी गुड। अगर वो लिक्विड प्योर फॉर्म में है, अकेले है, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है टी ए। अब ये मैंने नीचे क्यों दिखाया, क्योंकि इसका जो है, इसका जो प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर था वो ज्यादा था, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इसलिए इस एक्सिस पे ए था, इसको मैं नीचे लेके आया। क्लियर। और इसको इस बस वैसे ही ऊपर लेके गया, तो आप मुझे बताओ यहाँ पे मैं क्या कर दूं, बोलो बोलो। वेरी गुड, टीवी नोट कर देता हूँ, कोई समस्या, ये मिटा सकता हूँ मैं। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, इससे मतलब छोटे मोटे क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएंगे अगर आप इतना डिस्कशन कराए मेरे से, तो ये ध्यान रखना। जिसका, हाँ ये चीज ध्यान रहना चाहिए, ये गौर करने वाली बात है कि जब आप ये पी ए नॉट पी वी नॉट की बात करते हो, तो पी ए नॉट पी वी नॉट अगर दो अलग अलग लिक्विड की बात कर रहे हो, तो वो एक ही टेम्परेचर पे होने चाहिए। क्या होने चाहिए, एक ही टेम्परेचर पे होने चाहिए। समझ आया। ठीक है, तभी ये डिसाइड कर पाओगे। या जब मैं बोलता हूँ ना कोई चीज, तो आपको अगर अभी ये बात एहसास नहीं होता हो, तो घर पे जाकर दोबारा वीडियो देखना, पेन उठाना, पेपर पे चलाना, सर क्या बोल रहे हैं, सोचना थोड़ा सा, भेजा लगाना, फिर समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे इसका पेपर प्रेशर 0 पॉइंट, अंदर का प्रेशर बात कर रहा हूँ 0.1 एटीएम, ऊपर से तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटीएम मान ही लो हर जगह, यही सोच के चलो। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ ये दूसरा लिक्विड है, इसका है मान लो 0.9 एटीएम का वेपर प्रेशर, तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये दोनों वेपर प्रेशर जो दिए गए हैं ना डेटा, ये सेम टेम्परेचर पे होने चाहिए। ये बात समझ में आ रही है आपको, नहीं फिर डिसाइड नहीं कर पाओगे आप, ये अलग टेम्परेचर वेपर प्रेशर हो, ये अलग टेम्परेचर वेपर प्रेशर हो, फिर आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि जो एसओ की किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जब मेरे को ये दिया जाएगा कि भैया 0.8 एटीएम का तुम्हारा वेपर प्रेशर है, तुम्हारे वेपर का प्रेशर यहाँ पे 0.1 एटीएम तुम अंदर से लगा रहे हो, तो तुम्हारा टेम्परेचर क्या है टी। तुम 0.9 एटीएम का प्रेशर अंदर से लगा रहे हो, तुम्हारा प्रेशर टेम्परेचर क्या है, सॉरी बताओ, तो टी। अब मैं कंपेयर करूंगा कि अगर दोनों का सेम टेम्परेचर पे इसका प्रेशर कम है, इसका ज्यादा है, तो मुझे ज्यादा हीट करना पड़ेगा, इस टेम्परेचर को ज्यादा रेज करना पड़ेगा, तब इसका वेपर प्रेशर इसके बराबर हो पाएगा। इसको मैं थोड़ा सा हीट करूंगा, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, इसके बराबर हो जाएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट इस लिक्विड का ज्यादा जाएगा, ये टेम्परेचर इससे भी ऊपर जाएगा, ये टेम्परेचर नीचे रह जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। कोई दिक्कत। तो अब ये ऊपर रहा, ये नीचे, और यहाँ पे अब कोई इक्वेशन नहीं है, आप जैसे हो कि आपको कोई इक्वेशन से टेम्परेचर फाइंड आउट नहीं करने हो, चाहे रेंज चाहे जो भी हो। यहाँ पे जब ग्राफ प्लॉट किया जाता है ये हम लोगों का किसी कंपोजिशन के लिए, तो वो ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है, कुछ इस तरीके से आता है। अब यहाँ पे आपको वैसे ही समझने हैं जैसे आप उस ग्राफ को समझ रहे थे, और मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको समस्या नहीं होना चाहिए कि अगर मैंने आपको बोल दिया कि बताओ मैंने एक सॉल्यूशन लिया, मैंने एक सॉल्यूशन लिया जिसका एक्स ए का वैल्यू 0.4 है, ऐसे मैंने दिया, तो एक्स भी 0.6 होगा। तो कंपोजिशन आपको पता चल गया कि एक सॉल्यूशन के अंदर मैं एक ही चीज लिखूंगा यहाँ पे, और आपको इससे क्या पता चल जाएगा कि भाई उसके अंदर एक्स से इतना दिया तो एक्स भी कितना है, यानी एक सॉल्यूशन है उसके अंदर एक्स से इतना एक्स भी इतना। अब मैं आपसे ये पूछने जा रहा हूँ कि आप मेरे को बताओ कि ये इस कंपोजिशन का अगर मैंने सॉल्यूशन ले रखा था, तो उसके लिए वो टेम्परेचर का रेंज बताओ जिसके अंदर वो सॉल्यूशन लिक्विड फेज और गैसियस फेज में मिलेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से ऐसे लाइन खींचते जाओ, ये ऐसे, और फिर यहाँ देखो नीचे वाला ग्राफ भी कटा, ऊपर वाला ग्राफ भी कटा। ये बात आपको समझ में आई, अरे बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे जो है सो कि इस कंपोजिशन के सॉल्यूशन के लिए, इस कंपोजिशन के सॉल्यूशन के लिए टेम्परेचर का ये दो रेंज हो जाएगा, टेम्परेचर का ये भी एक वैल्यू आएगा और ये भी टेम्परेचर का एक वैल्यू आएगा। इधर भी कर सकते थे, उधर भी लेके जा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक पॉइंट होगा और ये एक पॉइंट होगा, और ये दोनों पॉइंट आपको क्या दे देंगे बताओ। हाँ, ये टेम्परेचर का जो दोनों वैल्यू है, इसके बीच में इस कंपोजिशन वाला सॉल्यूशन लिक्विड फेज और गैसियस फेज दोनों में मिलेगा। आया समझ। अगर इसके ऊपर चले गए, अगर इसके ऊपर चले गए, टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, पूरा का पूरा वेपर, पूरा का पूरा वेपर, इसके नीचे आ गए पूरा का पूरा लिक्विड। ये बात समझ में आई। इसके ऊपर चले गए पूरा का पूरा वेपर, इसके नीचे आ गया पूरा का पूरा लिक्विड। अब सोच के देखो, फिर अगर कंपोजिशन बदलेगा तो लाइन कुछ अलग जगह जाएंगे, टेम्परेचर का रेंज कुछ अलग आएगा, अलग कंपोजिशन पे जाओगे। ये कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है।
और जैसे जैसे एक अंतिम वाले पॉइंट पे पहुंच जाओगे, टेम्परेचर का रेंज ही नहीं है, क्योंकि दोनों आकर यही पॉइंट पे मिल गए, तो आप क्या करोगे, लाइन खींचोगे तो एक ही लाइन मिलेगा। इसका क्या मतलब, उसी से ऊपर पूरा वेपर, उसी से नीचे, तो प्योर में तो यही होता है ना यार, और यहाँ प्योर ही तो है, ध्यान से देखो ये जीटा ए 1 होने का क्या मतलब, अकेले ए है, उसका पूरा मोल फ्रैक्शन 1 होने का क्या मतलब है, वो अकेले ए है। अरे बोलो हाँ या ना, पल्ले पड़ा, बोलो हाँ या ना, समझ आया। रिवर्स ऐसे ही सोचो, अगर ये दोनों टेम्परेचर का रेंज दिया हुआ है, किसी सॉल्यूशन के लिए टेम्परेचर का रेंज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, परास दिया हुआ है कि इतना से इतना के बीच में लिक्विड फेज और गैसियस फेज मिलता है, और फिर इसके बीच का टेम्परेचर का कोई वैल्यू दे दे कि बताओ इस टेम्परेचर पे अगर वो सॉल्यूशन लिक्विड फेज और गैसियस फेज में है, तो बताओ एक्स ए वाई ए एक्स बी वाई बी कितना है। तो आप यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे, ये ग्राफ कटेगा, ये ग्राफ कटेगा, यहाँ से ऐसे लाइन खींचो, यहाँ से ऐसे लाइन खींचो, एक आपका ये एक्स ए हो जाएगा, ये आपका वाई ए हो जाएगा, एक्स ए से एक्स भी निकल जाएगा, वाई ए से वाई भी निकल जाएगा। और भैया सुन लो, खत्म होने वाला है। यही एक चीज था जिसके लिए आपको 50% जो पहले पढ़ाया गया था, ये 50% अभी आपको पढ़ाया जा रहा है, और ये इसके लिए कोई इक्वेशन नहीं है। अगर अगर यहाँ पे आपके पास ये ग्राफ ना हो, तो आप ऑलमोस्ट कहानी यहाँ इन दोनों से काम चला सकते हो, कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये करना चाहते हो, इसके क्वेश्चन सॉल्व करने चाहते हो, टेम्परेचर की रेंज पता करना चाहते हो, तो आपके पास फिलहाल सिर्फ और सिर्फ ग्राफ ही है, और इसी से क्वेश्चन आएंगे, चाहे आप किसी भी कंपटीशन के एग्जाम दो, यही आपके पास सॉल्यूशन है, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये बात समझ में आया। जैसे उसमें था ना कि हमने जो है सो कि क्या बोलते हैं, अगर मोल फ्रैक्शन का कंपोजिशन आप पुट करते हो, और फिर जैसे कि आप वो 3 क्वेश्चन बना करके अलग अलग प्रेशर निकाल लिया था आपने, कि थोड़ा सा वेपराइज हुआ तो क्या प्रेशर होगा, 0.5 मोल वेपराइज हुआ तो क्या। ये बात समझ में आ रही है आपको। यहाँ पे अलग अलग टेम्परेचर पे जैसे जैसे वेपराइज होते जा रहा है, उसके लिए आप वेपर प्रेशर नहीं कैलकुलेट कर सकते हो। ये सीधे आपका ग्राफ है, ग्राफ से आपको ये ऑब्जर्व करने हैं, इसे आपको फाइंड आउट करने हैं। कुछ समझ में आया। हाँ, ये ध्यान रखना, इसमें जो है सो कि ये चीज आप मेंशन कर सकते हो यहाँ पे, कि अगर प्योर लिक्विड है, तो प्योर लिक्विड जो है उसका कहानी क्या होता है कि अगर इससे ऊपर टेम्परेचर करोगे तो क्या मिलेगा, पूरा का पूरा वाष्प मिलेगा, और यहाँ क्या मिलेगा, नीचे करोगे तो पूरा का पूरा द्रव। इसके लिए क्या होगा, अगर इस टेम्परेचर से ज्यादा कर दोगे तो पूरा का पूरा क्या मिलेगा, वाष्प मिलेगा। ये प्योर लिक्विड की बात हो रही है, आई बात समझ में। और अगर किसी कंपोजिशन वाले लिक्विड के लिए बात करोगे तो उसके लिए क्या मिलेगा, एक रेंज मिलेगा। क्या मिलेगा, किसी भी कंपोजिशन के लिए बात करोगे तो क्या मिलेगा, रेंज मिलेगा। जबकि प्योर लिक्विड के लिए क्या मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा जिसके ऊपर वेपर, जिसके नीचे, समझ आ रही बात, कोई दिक्कत, ठीक है। तो है, अब इसके कुछ इंटरेस्टिंग यूजेज हैं। तो ये खत्म हो गया, ऑलमोस्ट खत्म हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। आप तो ये काम कर चुके हो ना, ठीक है। अगर करना हो तो बाद में वीडियो से करना, दोबारा करना हो तो, नहीं तो आप यहाँ से करो।